कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा के बीच किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, क्या क्या शक्ति प्रदान की गई है, क्या क्या कार्य क्षेत्र है। तो लोकसभा और राज्यसभा का अगर अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि लोकसभा में सदस्य जो है सीधे जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। और मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री पूरी तरह से क्या होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तभी तक अपने पद धारण कर सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल हो। वहीं लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा क्या कर सकता है? मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। तो इस तरह से देखें कि लोकसभा जो है, लोकसभा में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को क्या दिया गया है? कर्तव्य दिया गया है। और अगर हम राज्यसभा की बातें करें तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थायी सदन होता है। क्या होता है? कैसा होता है? यह स्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? इसे भंग भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से देखें कि जहां एक तरफ लोकसभा आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वहीं मंत्री परिषद प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद तब तक अपने पद धारण कर सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल हो। यहां तक कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को क्या कर सकता है? मंत्री परिषद को भंग भी कर सकता है। जबकि राज्यसभा को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यह स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये देखें कि दोनों की प्रकृति, राज्यसभा लोकसभा की प्रकृति क्या है। जहां एक तरफ जो है लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर भंग होता है, खत्म होता है, जबकि राज्यसभा पूरी वर्ष जो है क्या रहता है? हमेशा के लिए वो अस्थायी रहता है। तो इस तरह की चीजों को मैंने देखा। अब अगर इसके कार्य और शक्तियों को देखें तो देखेंगे कि अगर पूरा लोकसभा और राज्यसभा के हम शक्ति को अवलोकन करें तो पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जहां जो है लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर दर्जा दिया गया है, जबकि बहुत सारे ऐसे हैं जहां जो है लोकसभा को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है राज्यसभा से। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि कहाँ लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है, कहाँ जो है दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। अब जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात का हुए बात, तो राष्ट्रीय आपात जब लागू किया जाता है तो मंत्री परिषद के लिखित रिपोर्ट पर मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय आपात जो है शुरू किया जाता है। तो जब मंत्री परिषद लिखित सिफारिश करता है तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को जो है 2/3 बहुमत से क्या करना होता है? पास करना होता है। तो अब देखिए, अब जब दोनों को 2/3 बहुमत से पास करना हो तो यहाँ दोनों का वेटेज बराबर हुआ, लोकसभा का राज्यसभा का, दोनों की शक्ति बराबर हुई। तो यहाँ तो दोनों का शक्ति बराबर है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय आपात लगाते हैं 352 के 4 के तहत, लेकिन राष्ट्रीय आपात समाप्त करने का जो संकल्प पारित होता है वो सिर्फ लोकसभा में होता है। वो सिर्फ कहाँ होता है? लोकसभा में होता है, वो राज्यसभा में नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं कि लोकसभा की शक्ति क्या हो गई? ज्यादा हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुदान मांगे की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 103 के 2 के तहत है। अब देखेंगे कि अनुदान मांगे पर डिस्कशन तो दोनों सदन कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों, बट अगर वोटिंग की बात आएगी तो वोटिंग सिर्फ लोकसभा करता है। तो यहाँ जो है शक्ति ज्यादा हो गया कि वोट देने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। अगर हम जो है विनियोग विधेयक की बातें करें, जिसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 114 में है, संविधान का अनुच्छेद 114 में है। अब इसमें भी अब विनियोग विधेयक क्या है? विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, स्पष्ट याद रखिए।
तो जो नियम धन विधेयक के संबंध में है वही नियम जो है विनियोग विधेयक के भी संबंध में है। कहने का तात्पर्य हुआ कि विनियोग विधेयक को भी लोकसभा में ही रखा जाएगा। उसके बाद विनियोग विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन तक रखने का अधिकार है। उसके बाद जो है उसको पास करना ही होगा। वो उसमें संशोधन नहीं कर सकता है, वो उसको पास नहीं रख अपने पास रख नहीं सकता है। 14 दिन के बाद वो ऐसे ही पास माना जाएगा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का भी जो है इसमें क्या है, बहुत ही सीमित अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति भी इसको न तो जो है पुनर्विचार करके संसद को भेज सकता है और न ही जो है उसको जेबी बीटों के तहत अपने पास रख सकता है। तो धन विधेयक और विनियोग विधेयक ये दोनों तो साफ साफ जो है पूरी तरह से इस पर नियंत्रण लोकसभा का है। राज्यसभा को बहुत माइक्रो मिस वही 14 दिन तक उसको सिर्फ जो है राज्यसभा को रखने का अधिकार है। अगर 14 दिन से ज्यादा रखा है या संशोधन किया तो कुछ भी मान्य नहीं होगा, उसको जो है जस के तस पास माना जाएगा। तो ये देखें कि जो है धन विधेयक के मामले में 109 स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक क्या होगा, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में रखा नहीं जा सकता है। बाकी 14 दिन की बात बताइए कि धन विधेयक जो है 14 दिन तक वो क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है। 14 दिन के बाद उसे अपने आप खुद ही जो है क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। इसका मैंने चर्चा किया। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के तहत। कितना के तहत? 110, संविधान का अनुच्छेद 110 के 3 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी चर्चा कौन करता है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी भी मैंने चर्चा कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसे भी जैसे वित्त विधेयक के संबंध में है, तो वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है, पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए, वित्त विधेयक भी लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ कि राज्यसभा को कम शक्तियां दी गई है इस मामले में लोकसभा से, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां दोनों को बराबर शक्तियां दी गई है। बराबर शक्तियां कहां कहां दी गई है? सामान्य विधेयक के मामले में। अगर कोई मामला सामान्य विधेयक से संबंधित हो, सामान्य विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 107। ये कहता है कि सामान्य विधेयक, अब कौन कौन से ऐसे बातें हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है, किसमें? सामान्य विधेयक से संबंधित। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि सामान्य विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी रखा जा सकता है। मीन्स लोकसभा के सदस्य भी या राज्यसभा के सदस्य भी सामान्य विधेयक को ला सकते हैं। तो यहाँ दोनों को क्या हुआ? शक्ति बराबर हुआ। मीन्स सामान्य विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखें कि ये तो हुआ कि प्रस्तुत कहाँ होगा। दूसरा है कि पास होने की बातें। तो दोनों सदनों को अपने पास, दोनों सदनों को यह शक्ति है कि अपना जो है क्या करे, अपना बहुमत से इसको पास करे। मीन्स राज्यसभा को भी पास करना होगा और लोकसभा को भी पास करना होगा। राज्यसभा भी इसको क्या कर सकता है? सामान्य विधेयक में संशोधन कर सकता है, सुधार कर सकता है, इसको रिजेक्ट कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, और 6 महीने तक अपने पास में रखने का अधिकार है राज्यसभा को। जबकि लोकसभा को देखें तो लोकसभा भी उसमें क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, सुधार कर सकता है, उसको अस्वीकृत कर सकता है। ये सारे पावर जो है लोकसभा को भी है। तो इस मामले में देखें कि लोकसभा और राज्यसभा को क्या दिया गया है? बराबर की शक्तियां दी गई है। यही कारण है कि सामान्य विधेयक में हमेशा टकराव की स्थिति पैदा होती है, और इसी के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की जब बात आएगी तो देखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन में फिर जो है भारी पड़ जाता है कौन? लोकसभा। अब कैसे भारी पड़ता है जो देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मीन्स
राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। एक तो यहाँ जो है वो आगे बढ़ गया लोकसभा। दूसरा जो है, जब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होगा तो उसमें लोकसभा के 550 सदस्य शामिल होंगे, जबकि राज्यसभा का कितना होगा? राज्यसभा का 250 सदस्य, क्योंकि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं। तो मीन्स अब देखिए बहुमत देखिए कि 5 2 7 1 800, टोटल 800 में 550 वोट किसका होता है? लोकसभा को होता है। तो लोकसभा का वेटेज हो गया, ज्यादा भारी हो गया। तो यहाँ पर भी जो निर्णय जाता है वो किसके पक्ष में जाता है? लोकसभा के पक्ष में जाता है। ऑब्वियस भी है कि वोट देने वाले की संख्या जो है लोकसभा में ज्यादा है, तो निर्णय किसके पक्ष में जाएगा? निर्णय भी लोकसभा के पक्ष में जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था की गई है वहां भी लोकसभा भारी पड़ता है और निर्णय जो है लोकसभा के पक्ष में जाता है। अब देखिए संविधान संशोधन की बात है। तो संविधान संशोधन में बताए थे कि संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। शर्त यह है कि 1/4 जो है सपोर्ट में होना चाहिए। कितना? 1/4 सदस्य मीन्स 25% जो है उसका समर्थन करे कि हाँ संविधान संशोधन होना चाहिए। जब 1/4 सदस्य समर्थन में है तब जाकर दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से पास करना होता है। कैसे पास करना होता है? 2/3 बहुमत माने 66%, लगभग 66%। तो 66% से लोकसभा भी पास करेगा, 66% से राज्यसभा भी पास करेगा, तभी जाकर क्या होगा? तभी जाकर जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ भी देखें कि अब जितना पावर 2/3 से लोकसभा को भी पास करना है, 2/3 से राज्यसभा को भी पास करना है, दोनों की शक्ति बराबर हुआ। तो इस तरह से देखते हैं संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की शक्तियां क्या दी गई है? बराबर दी गई है। बराबर हमारे संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के लिए संविधान संशोधन के मामले में बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन को अगर देखें तो देखिए निर्वाचन में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों के सदस्य कौन सा? निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेशन होता है। तो दोनों को बात बराबर हुआ, लोकसभा के भी मेंबर्स भाग लेंगे, राज्यसभा का भी। यह जो दोनों को बराबर वेटेज दिया गया है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान का अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अब महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को देखिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया यही है कि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। शर्त यही है कि जिस भी सदन में लाया जाए 1/4 सदस्य का जो है समर्थन हो, माने 25%। मीन्स राज्यसभा में भी अगर कोई सदस्य शुरू करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तो उसको भी 25% सदस्य जो है समर्थन करना चाहिए। लोकसभा में भी शुरू किया जाएगा तो 25% सदस्यों का समर्थन जरूरी है। और जब दोनों समर्थित हो जाए तब जाकर उसकी जांच होती है। अच्छा, जो राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं तो महाभियोग का एक ही है कि संविधान का उल्लंघन, क्या चीज है? संविधान के उल्लंघन पर भी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इस चीज का जांच करेगा राज्यसभा भी या लोकसभा भी कि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है कि नहीं। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है तो दोनों सदनों को 2/3 से पास करना होगा। क्या करना होगा? 2/3 के बहुमत से। तो यहाँ भी देखते हैं कि राज्यसभा को भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा, राज्यसभा को और लोकसभा को भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा। तो यहाँ भी देखते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया में भी जो है क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर वेटेज दिया गया है। क्या दिया गया है? बराबर वेटेज। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिंदु है जहां लोकसभा और राज्यसभा को बराबर वेटेज दिया गया है, जबकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां जो है राज्यसभा की शक्ति क्या है? छीन है। राज्यसभा की बहुत कम शक्तियां दी गई है और लोकसभा जो है वहां शक्तिशाली है। जैसे अभी बताए अनुदान मांगे के बारे में, विनियोग विधेयक जो संविधान का अनुच्छेद 114 में है, धन विधेयक जो 108 109 में है, वित्त विधेयक
विधि विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत, लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 117(1) धन विधेयक पर निर्णय, अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होगा। तो इस तरह से देखें कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां लोकसभा को क्या दिया गया है, लोकसभा को ताकतवर बनाया गया है। किससे? राज्यसभा से। ताकतवर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि लोकसभा जहां आम जनता के द्वारा सीधे रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, आते हैं, जबकि राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये अस्थायी होते हैं। इनका जो है चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है। इसी कारण है कि बहुत सारे मामले में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां जो है लोकसभा को शक्ति दी गई है, राज्यसभा की शक्तियां नहीं दी गई है। तो इस तरह से देखें कि लोकसभा और राज्यसभा को शक्तियों के मामले में हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसमें जो है लोकसभा को ऊपर रखा गया है, लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई है बनिस्बत राज्यसभा के।